सत्याग्रह में गिरफ्तारियां देते हैं। गिरफ्तारियां दी तो माणिक्यलाल वर्मा तो बाहर थे ही, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थे नारायणी देवी, इनको गिरफ्तार किया गया। नारायण देवी की बेटी थी स्नेहलता, स्नेहलता को गिरफ्तार किया गया। और प्यारेचंद बिश्नोई की पत्नी थी भगवती देवी, ये भी उस सत्याग्रह में भाग ले रही थी। ये सब सत्याग्रह में भाग ले रही थी, तो इनको भी भाग लेने का निष्कासित कर दिया गया कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आपको निष्कासित किया जाता है। याद रखना, वर्मा जी की पत्नी का नाम क्या है? नारायणी देवी, उनकी बेटी का नाम स्नेहलता, और प्यारेचंद बिश्नोई की पत्नी कौन थी? भगवती। इनका नाम आप ज्यादा याद रखें। ये मेवाड़ प्रजामंडल से बनी हुई है, प्रजामंडल की गतिविधियों में सत्याग्रह में भाग ले रही है, इसलिए इनको वहां से निष्कासित किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये प्यारेचंद जी जो थे, ये वर्मा जी के साथ नारेली वाले आश्रम से जुड़े हुए थे। भगवती देवी बिश्नोई भी उस आश्रम के अंदर थी। मुझे याद है 2013 के प्रीलिम्स में मैं जो लगातार बता रहा हूं आपको कि एक क्वेश्चन में सुमेलित करवा लिए थे, उनमें भगवती देवी बिश्नोई का नाम था कि भगवती देवी बिश्नोई कौन से प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। तो याद रहे मेवाड़, क्योंकि अक्सर बिश्नोई कहते ही हमारे दिमाग में पश्चिमी राजस्थान आता है, मारवाड़ आता है। अपने को लगता ही नहीं कि यार ये लोग मेवाड़ के अंदर उधर भी कोई बिश्नोई सरनेम का बंदा हो सकता है। पर याद रखना कि भगवती देवी बिश्नोई जो थे वो मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। इनके पति का नाम था पेरेलाल जी बिश्नोई। उधर वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया देवली से, वर्मा जी गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत ही बुरा मारा गया था भाई वर्मा जी। अमानुषिक व्यवहार, कपड़े उतार के खंबे के लटकाया था वर्मा जी। ऊपर वाली चमड़ी सूंध ली थी वर्मा जी की पूरी। गांधी जी का अखबार निकाला करते थे हरिजन उस टाइम, मैंने अभी बताया शुरुआत के अंदर। और गांधी जी ने इस हरिजन वाले अखबार में कहा कि ये बहुत गलत है यार, आप ऐसे कैसे कर सकते हो यार, किसी बंदे के साथ इस प्रकार कैसे मारा जा सकता है। पुलिस होती है, पुलिस के डंग से धक्के चढ़ जाए तो पुलिस आंदोलन करना तो भुला ही देती है बाद। तो वर्मा जी को न केवल वर्मा जी के साथ बहुत बुरी मारपीट की गई, बल्कि वर्मा जी को बाद में कुंभ लड़की किले के अंदर बंद कर दिया गया था कि यहाँ बैठे रहो अपने तो आराम से। तो ये भी याद रखना कि रमेश चंद्र व्यास है वो पहले सत्याग्रही है। ये महिलाएं कुछ है, नारायण देवी वर्मा, स्नेहलता और आपके प्यारेचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी, इनको इसमें भाग लेने की वजह से निष्कासित कर दिया गया है। वर्मा जी को देवली से गिरफ्तार कर लिया गया है, बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई उनको। गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की। फाइनली 3 मार्च 1939 को इन लोगों ने गांधी जी कहने पर अपना सत्याग्रह बंद कर दिया कि ठीक है हम बंद कर देते हैं। ये गांधी जी की एक बड़ी जोरदार विशेषता थी कि गांधी जी किसी भी आंदोलन को एक पीक पर ले जाकर बंद कर दिया करते थे, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि कोई भी आंदोलन असीमित समय तक नहीं चलाया जा सकता। यदि कोई भी आंदोलन असीमित समय तक चलता है तो या तो सरकार द्वारा, जो कोई सरकार है उसके द्वारा आंदोलन का दमन किया जाएगा, या आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों की क्षमताएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आंदोलन में आम आदमी भाग लेने के लिए आता है और आम आदमी को बाकी काम भी होते हैं, उसे घर परिवार अपना खेत खलिहान भी संभालना होता है। आंदोलन के जो नेता होते हैं ना, नेता का तो काम ही आंदोलन करना है, 24/7 वो आंदोलन ही करेगा। पर आम आदमी उसके साथ में इतना कभी नहीं जुड़ पाएगा, और यदि आंदोलन को लंबा खींच दिया तो खुद ही घर चला जाएगा। दोनों ही स्थिति में यदि सरकार ने दमन किया या भले ही आम आदमी या आंदोलन में भाग लेने वाला बंदा खुद ही घर चला गया, दोनों ही स्थिति में आंदोलन की हानि होगी और उसमें भाग लेने वाले जो होंगे वो डिसअपॉइंट होंगे, निराश होंगे। इसलिए गांधी जी अक्सर अपने आंदोलनों को एक पीक पर ले जाकर खत्म कर लिया करते थे, भले ही सफलता मिले भले ही सफलता नहीं मिले। और अक्सर गांधी जी ने अपने आंदोलन बिना सफलता के ही खत्म किए हैं। इससे क्या होता कि एक लेवल पे ले जाके गांधी जी ने आंदोलन खत्म कर दिया, किसी भी कारण से खत्म कर दिया करते, उससे लोगों में एक तड़प बनी रहती कि यार थोड़ा सा और रुक जाते ना तो इस बार कर ही देते कुछ ना कुछ। इसलिए लोग जब अगले आंदोलन की तैयारी की जाती तो लोग वापस आ जाते, पिछली बार यार बाल बच गए थे वरना तो पिछली बार ही ले मरते हम तो। इसलिए बड़ी जोरदार बात है कि अक्सर गांधी जी ने अपने आंदोलनों को खुद ही खत्म कर लिया था। उसके बावजूद गांधी जी जब भी अगला आंदोलन करते थे उनके साथ पहले से ज्यादा भीड़ आ जाया करती थी, क्योंकि गांधी जी ने कभी जनता के अंदर निराशा नहीं आने दी। मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे तब हम और पढ़ेंगे कि विपिन चंद्रा
लिखते हैं अपने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष नाम की पुस्तक में कि कभी कभी आंदोलन को सफलता से एक दो सीढ़ी पहले रोक लेना भी असफलता नहीं सफलता ही होती है, क्योंकि प्रत्येक आंदोलन को अगले चरण में प्रवेश करने से पहले कुछ ऊर्जा बटोरनी पड़ती है, नवीन क्षमताओं का निर्माण करना पड़ता है, कुछ सुस्ताना पड़ता है, ताकि नई चेतना, नई ऊर्जा, नई शक्ति का एहसास किया जा सके। गांधी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। मतलब मुझे लगता है यार, भारत में गांधी जी जितना शानदार जनता की नब्ज पकड़ने वाला नेता कोई हुआ ही नहीं है। तो गांधी जी ने इनको भी कहा, पहले इनको कहा सत्याग्रह करो, फिर गांधी ने कहा बस पारी घोषित की जाए। 3 मार्च 1939 को गांधी जी कहने पर सत्याग्रह बंद कर दिया गया। सत्याग्रह बंद किया तो मेवाड़ वालों ने भी कहा ठीक है छोड़ दो, तो प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे इनको भी रिहा कर दिया गया। राघवाचारी तब तक प्रधानमंत्री बन गए थे, और राघवाचारी प्रधानमंत्री बने तो राघवाचारी ने इनको रिहा वगैरह कर दी। बाहर निकलने के बाद में वर्मा जी ने वापस आंदोलन चलाया, बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया। कई बार प्रजामंडल वाली बात मत करो, बेगार प्रथा वाली तो बात, बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया और बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में सफल रहे। बेगार आप जानते हो, ये प्रजामंडल की प्रथम नैतिक विजय। कोई ये पूछ लेगा, याद रखना कि मेवाड़ प्रजामंडल की फर्स्ट मॉरल विक्ट्री किसे माना जाता है, तो वर्मा जी के नेतृत्व में जब प्रजामंडल ने बेगार प्रथा पर रोक लगवा दी थी, जबरदस्ती बिना पैसे दिए जो काम करवाया जाता था, फोर्स्ड लेबर जो ली जाती थी, उस पर जो रोक लगवा दी थी, ये मेवाड़ प्रजामंडल की फर्स्ट मॉरल विक्ट्री है, प्रथम नैतिक विजय है। अब इन्होंने कहा हम तो अधिवेशन भी करेंगे। कर लो, अधिवेशन कर लो। 25-26 नवंबर 1941 को अधिवेशन बुलाया गया। 1941 तो याद ही रखना, तारीख याद रहे नहीं रहे आप, 1941 तो पक्का ही याद रखना आप। अधिवेशन बुलाया गया, उदयपुर में अधिवेशन बुलाया गया। वर्मा जी ही सबसे बड़े नेता है, तो इसके अध्यक्ष कौन रहे? वर्मा जी। तो कोई पूछेगी प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो माणिक्यलाल वर्मा। और मैं कहूंगा कि ये दूसरे वाला नाम ज्यादा याद रखा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन, इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया। उस समय के एक और बड़े नेता आचार्य जीवनदास भगवान दास कृपलानी द्वारा किया गया। आचार्य जे.बी. कृपलानी या आचार्य जीवनदास भगवान दास कृपलानी जो है, उनके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था। जब मैं आचार्य जीवनदास भगवान दास कृपलानी बोल रहा हूं, आपके दिमाग में फिर खूब सारी बातें आती होगी कि हाँ सर, इनको तो हम जानते हैं, ये संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आप और कहोगे कि सर ये तो संविधान सभा में मूल अधिकारों के लिए जो एक सब कमेटी बनी थी उसके भी अध्यक्ष थे। आप में से कोई ये भी कह सकता है कि सर जब देश आजाद हो रहा था ना, तो कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, जे.बी. कृपलानी। कोई महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले ये भी कह सकते हैं सर बस इतना ही पता आपको, इनकी वाइफ थी सुचेता कृपलानी, जो भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, यूपी की। और जब मैं बोल रहा हूं कि आचार्य जीवनदास भगवान दास कृपलानी, तो इस आचार्य शब्द पे भी गौर किया जाए, क्योंकि मुझे याद है एक बार ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक मार्ट साहब कौन थे, तो आचार्य कृपलानी मार्ट साहब थे। बाकी ज्यादातर वकील हुआ करते थे इनमें, और ये भाई मार्ट साहब थे। यहाँ एक खादी की प्रदर्शनी लगाई गई, खादी की एग्जीबिशन। गांधी जी का प्रभाव होगा, खादी नहीं आई, कोई मतलब ही नहीं। देख लो, हम तो उधर भी पढ़ रहे थे, जवाहर खादी भंडार बाल मुकुंद बिसावल। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि नेहरू जी की बहन थे, वो भी आए हुए थे और उन्होंने खादी वाली एग्जीबिशन का फीता काटा। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में मैंने पिछले में भी आपको बताया था, मारवाड़ प्रजामंडल वाले टाइम भी वो आए थे वहां, और मैंने तब भी कहा था कि इनके बारे में आप खूब सारी बातें पता करना। आप लोगों ने पता भी की है बातें, या पता करोगे उनके बारे में बातें आप। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने इस वाले अधिवेशन में भी भाग लिया था और खादी प्रदर्शनी का फीता काट के गए थे। तो पहला अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को उदयपुर में, वर्मा जी खुद अध्यक्ष बन रहे हैं, जे.बी. कृपलानी से उद्घाटन करवाया है, खादी की एग्जीबिशन लगी हुई है, नेहरू जी की बहन जो विजय लक्ष्मी पंडित है उनसे उसका फीता कटवा दिया गया।
याद रखना है, तमाम बातें, सारी बातें पूछी जा सकती, क्योंकि मुझे याद इस मेवाड़ प्रजामंडल वाले के सारे फैक्ट आरपीसी ने अलग अलग एग्जाम में किसी ना किसी में पूछे ही है, तो ये सारी बातें याद रखो। अब हम पिछले में बात कर रहे थे, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते हैं। उसी दिन गांधी जी अपना सुप्रसिद्ध भाषण देते हैं, करो या मरो, डू और डाई। उसी दिन गांधी जी कहते हैं कि देशी रियासतों के राजाओं को अंग्रेजों के साथ संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए तथा जनता के पक्ष में अपने राज्य का त्याग कर देना चाहिए। मैंने बताया था कि जयपुर वाले हीरालाल शास्त्री उस अधिवेशन में गए हुए थे, शास्त्री जी के कंसेप्ट क्लियर हुए नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, पर इस अधिवेशन में वर्मा जी भी गए हुए थे, वर्मा जी के कंसेप्ट एकदम क्लियर हुए, क्या आंदोलन करना है। गांधी जी ने कहा है तो अपने आंदोलन करेंगे। बाहर निकले आंदोलन में भाग लेके, बाहर निकले तो किसी ने पूछ लिया वर्मा जी से कि वर्मा जी, गांधी जी ने तो कह दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे, आपका क्या ख्याल है। वर्मा जी मुस्कुराए और वर्मा जी ने मुस्कुरा के कहा कि मिस्टर, तुम शायद जानते नहीं कि मैं मेवाड़ का हूं। हम मेवाड़ी तो हमेशा से हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार फिर बोलेंगे। और मेवाड़ की धरती हमेशा स्वतंत्रता की बात करने वाली रही है। यह बात दिगर है कि कभी वो बात हमने अरबों के खिलाफ, तुर्कों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, मराठों के खिलाफ की है, अभी बात हम अंग्रेजों के खिलाफ कर देंगे, अभी ये बात हम राजाओं के खिलाफ कर देंगे। और गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम भी इस आंदोलन के अंदर शरीक होंगे। याद रखना कि किसने ये कहा था कि हम तो मेवाड़ी है, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार फिर बोलेंगे। और जब मैं कह रहा हूं कि वर्मा जी कह रहे थे कि हम हर हर महादेव बोलते आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपके दिमाग के अंदर बहुत शुरू की क्लासें आए और आपको याद है कि हाँ सर, हमें पता है कि मेवाड़ में महादेव जी को ज्यादा मानते थे, इतना मानते थे कि मेवाड़ के राजा तो खुद कहा करते थे कि हम राजा नहीं है, हम तो दीवान है, राजा तो स्वयं एकलिंग नाथ है। आपके और याद आना चाहिए कि हाँ सर, तो नागदा में बापा रावल ने बाकायदा एकलिंग जी का मंदिर ही बनवा दिया था। लकुलिश संप्रदाय का जो मंदिर है, लकुलिश जो कि शैव संप्रदाय की एक शाखा है, हरित ऋषि उसी के ऋषि हुआ करते थे। तो महादेव को शुरू से उन पहाड़ों में, मेवाड़ की पर्वतमालाओं में माना गया था, तो वर्मा जी भी उस बात से कैसे इनकार कर पाते। और वर्मा जी ने कहा कि भाई हम तो इस बार भी शुरू करेंगे अपने। वर्मा जी 8 अगस्त को वहां से भाग लेके आए और 20 अगस्त को वर्मा जी ने आके कहा कि 24 घंटे, एक दिन, 8 पहर टाइम है साहब, राणा जी अंग्रेजों को तलाक तलाक और तलाक बोलिए। 24 घंटे का टाइम है आपके पास, एक दिन दे रहे हैं और हम आंदोलन शुरू करेंगे। गांधी जी ने कहा है कि भाई अंग्रेजों के साथ में संबंध विच्छेद करना है, करो आप। इसके बाद जैसे एक आंदोलन शुरू करेंगे, रियासत वालों ने कहा भाई पकड़ो रे इनको, ये आंदोलन करेंगे उससे पहले पकड़ा जाए। गिरफ्तार किया जाने लगा। जब गिरफ्तार किया जाने लगा तो वापस मैं कुछ महिलाओं के नाम बताना चाहूंगा। वही आपके नारायण देवी वर्मा और इनका 6 माह का बेटा दीन बंधु। याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन गया। 6 महीने का था तो मम्मी का दूध पी रहा था, तो मम्मी बाहर तो छोड़ के कैसे जाती। पुलिस वालों ने कहा साहब चलो जेल में चलना है, साहब बच्चा है मेरे साथ में, बच्चे को साथ ही ले लो। तो 6 महीने के बच्चे दीन बंधु को लेके जेल गई थी। इनकी एक बेटी सुशीला भी जेल गई थी। याद रखना, पिछले में जो स्नेहलता है जो निष्कासन वालों के अंदर है, इस बार सुशीला है जो जेल जा रही। और वही भगवती देवी बिश्नोई, ये भी जेल गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये भी क्वेश्चन पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय मेवाड़ में कौन सी महिलाएं जेल गई थी, तो याद रखना नारायण देवी वर्मा अपने 6 महीने के बेटे दीनबंधु के साथ, अपनी बेटी सुशीला और अपनी एक अन्य साथी भगवती देवी बिश्नोई जो कि प्यारेलाल बिश्नोई की पत्नी थे, उनके साथ में जेल गए थे। और मुझे ये बड़ा जोरदार सा लगता है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, वर्मा जी की पत्नी नारायण देवी वर्मा जेल जा रहे हैं और उनके बच्चा कितने महीने का है, 6। वर्मा जी की उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं है। वर्मा जी थे 1915 में तो बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ जुड़ने की बातें आ गई थी।
आपके भी दिमाग में कीड़ा कुल बुलाया होगा, ऐसे कैसे, क्या है जी की वर्मा जी के लगातार 5 बेटियां हो गई थी। स्नेहलता सुशीला नाम आ रहे हैं ना, 5 बेटियों पे बेटा हुआ था। बुढ़ापे तक जाते जाते 6 महीने का होना था, स्वाभाविक सी बात है। अजीब ये लगता है कि ये लोग समाज में जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे, दिए तले अंदर है, बाकी सब जगह आप उद्धार की बातें करो। 5 बेटियों पे बेटा हो रहा है, इसका मतलब पुत्र मोह है। वो महिला सशक्तिकरण के समस्त दावे तो यहां पर आके धराशायी और खत्म हो जाते हैं आपके। पर है पहले वाला टाइम वही हुआ करता था, उस टाइम ऐसी चीजें भी हो जाया करती थी, थोड़ी बहुत गलतियां माफ कर दी जानी चाहिए। तो ये भगवती देवी बिश्नोई ये सब जेल गए। ये लो, मैं ये मेरी बात याद है तो बता, जो सुशीला है ना, माणिकलाल वर्मा की जो बेटी है, इनकी शादी शिवचरण माथुर के साथ हुई थी। शिवचरण माथुर कहते हैं, आपके दिमाग में फिर आ गया, हाँ सर ये तो अपने राजस्थान के सीएम रहे थे ना, 2 बार सीएम बने थे, एग्जैक्टली वही शिवचरण माथुर जो राजस्थान के 2 बार सीएम बने थे, वो माणिकलाल वर्मा के जवाई हुआ करते थे। और सुशीला के साथ उनकी शादी भी थी। आगे शिवचरण माथुर ही आगे, ससुराल वाले जब यूं जेल जाए, वाइफ जेल जाए, तो माथुर जी पे तो पूरा यूं दारोमदार है कि कुछ करके दिखाइए, वरना सासरे में मुंह दिखाना जो जैसे नहीं। लोग कहते बस वाइफ तो वो है जो जेल जाने से भी नहीं डरती, और जवाई सा कुछ ही नहीं कर रहे। जवाई सा ने कहा कुछ बड़ा करूंगा, जवाई सा ने बम फोड़ दिया। गुना से कोटा के बीच में जो रेलवे लाइन जाया करती थी, वहां पे रेलवे पुल बना हुआ था, शिवचरण माथुर उड़ा देते हैं, डायनामाइट लगा देते हैं वहां पे, डायनामाइट लगा के रेलवे पुल को ही उड़ा दिया था इन्होंने। तो ये याद रखना भाई कि गुना से कोटा के बीच में जो रेलवे पुल था, उसको डायनामाइट से उड़ाने वाला बंदा कौन था, तो वो बंदे कौन थे, तो शिवचरण माथुर थे। अब जब बात नहीं बन रही थी, उधर मैंने बताया था टीवी राघवाचारी इधर मेवाड़ के दीवान बने हुए, हम पढ़ते हैं राघवाचारी का नाम तो पहले भी पढ़ रखा हमने। राघवाचारी को लगाया यार ये वर्मा जी मान ही नहीं रहा यार, क्या किया जाए इसका। ये राघवाचारी इन सारे साउथ इंडियन थे, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया था, इन सब राजाओं को अपने वालों को राजी कर करके, और इनके जो भी बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, कहा पढ़े लिखे लोग रखो यार, थोड़े बड़े बड़े अधिकारी, पढ़े लिखे साउथ इंडियन हुआ करते थे। तो ये राघवाचारी, वेंकटाचारी, कृष्णामाचारी, ये सारे अपने यहाँ पे नेतागिरी करके चले गए। तो राघवाचारी ने दिमाग लगाया कि यार क्या किया जाए। साउथ इंडिया के एक और बड़े नेता हुआ करते थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजा जी के नाम से जिनको हम जानते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उनको कहा कि राजा जी यार आप कांग्रेस के इतने बड़े नेता हो, ये माणिकलाल वर्मा को तो समझाओ रे, हर बात में आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मेवाड़ के बराबर में सीमा लगती थी ग्वालियर की, ग्वालियर के जो पॉलिटिकल वर्कर थे उनको भी कहा यार इस वर्मा जी को समझाओ। राजगोपालाचारी, ग्वालियर वाले कार्यकर्ता वर्मा जी को मनाने के लिए, अगर वर्मा जी ने कहा यार मेवाड़ी आदमी हूं, ऐसे मानने वाला नहीं। अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला आंदोलन तो चलाया जाएगा, केवल बात उतनी नहीं है, बात यह है कि राजा जी को उत्तरदायी शासन की स्थापना करे, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो बनाई जानी चाहिए, तब जाके हम आंदोलन खत्म करेंगे। तो ग्वालियर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजगोपालाचारी को वर्मा को समझाने के लिए, वर्मा जी को समझाने के लिए भेजा, परंतु वर्मा जी उत्तरदायी शासन की स्थापना पर अड़े रहे। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित की जाए भाई, वरना हम नहीं मानने वाले। उदयपुर इसका मतलब बड़ा हब बना हुआ है, ग्वालियर मतलब ये मध्य भारत वाला इलाका। तो राजस्थान और मध्य भारत वाले इलाके के जितने कार्यकर्ता थे उनकी उदयपुर के अंदर 1944 के अंदर एक मीटिंग हुई। और मध्य भारत में इंदौर जो है अपना, इंदौर के एक नेता हुआ करते थे एवी सरवटे, एवी सरवटे इसके अध्यक्ष थे। तो कोई पूछ ले कि राजपूताना और मध्य भारत के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग कहां पर हुई थी, तो 1944 में उदयपुर के अंदर हुई थी। और इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे, तो इंदौर के एवी सरवटे इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। थोड़ी सी बात याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, ये याद रखनी अपने सबसे खास बात। मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा हूं कि 1927 में देशी राज्यों की एक संस्था बनी थी, ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद नाम की संस्था बनी थी। दीवान बहादुर रामचंद्र राव जिसके अध्यक्ष, विजय सिंह पथिक जिसके उपाध्यक्ष,
रामनारायण चौधरी को राजपुताना और मध्य भारत का सचिव बनाया गया था। जयनारायण व्यास, कन्हैयालाल कलंत्री, रामदेव पोद्दार, बालकृष्ण पोद्दार, धनुराम शर्मा, शंकरलाल शर्मा, त्रिलोक चंद्र माथुर उसके सदस्य हुआ करते थे। उस सभा के 1939 में 1939 में नेहरू जी अध्यक्ष बन गए थे। जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष है, याद रखना। 46 तक इसके अध्यक्ष नेहरू जी ही थे और 46 में नेहरू जी की अध्यक्षता में उदयपुर में कार्यक्रम हुआ। देख लो, पूरे भारत की देशी रियासतों का कार्यक्रम उदयपुर में हो रहा है और अध्यक्ष नेहरू जी हो रहे, नेहरू जी यहाँ पे आ रहे थे। एक बड़ी घटना है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी, गलती से लिख दिया, 1 जून गलती से लिख दिया, 1 जनवरी मतलब 31 45 का और 1 जनवरी 1946 में। ये याद रहे, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 6ठा अधिवेशन, 6th जो सेशन था वो यहाँ पे हो रहा था। कहां पर हुआ था ये भी याद रखना, उदयपुर के सलेटिया मैदान में, ये भी याद रहे आप। अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है, लिखा हुआ है। मतलब नेहरू जी आए थे यहाँ पे। नेहरू जी के दोस्त शेख अब्दुल्ला, नेहरू जी के सबसे खास दोस्त शेख अब्दुल्ला। हमने पढ़ा था 45 में जो जोधपुर वाली गार्डन पार्टी है उमेद सिंह जी के साथ में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला को लेके आए थे। यहाँ भी शेख अब्दुल्ला को लेके आए थे। पहले बहुत खास दोस्त हुआ करते थे दोनों, शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी। नेहरू जी तो खूब ही अड़े हुए रहे थे। मतलब कश्मीर वाला राजा तो बहुत पहले ही विलय के लिए बात ही करता है भाई भारत के लिए, नेहरू जी से कि भाई हम विलय कर देते हैं इधर। नेहरू जी उस पर अड़े हुए थे, शेख अब्दुल्ला के हाथ में सत्ता दो, शेख अब्दुल्ला के हाथ में सत्ता दोगे तो तुम्हारी बात मानूंगा वरना नहीं मानूंगा। तो नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला खूब अच्छे दोस्त थे। वो तो बाद में इनके बीच में अनबन हुई थी। बाद में तो नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को पकड़ा था और पकड़ के साउथ इंडिया टिकाया था, साउथ इंडिया की जेल में बंद कर दिया था। कश्मीर पड़ा नॉर्थ में, ऊपर नीचे टिकाया था, तो वहां बैठा रहा चुपचाप और कई साल तक जेल के अंदर रहा था शेख अब्दुल्ला। खूब को बहुत लेट जाके बाद में शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया था। तो कई बाद में शुरू में दोस्त रहे थे पर बाद में दोस्त ना रहा। तो अपने जब कश्मीर में 370 रन हटाई गई तो कश्मीर वाले नेताओं को पकड़ के इस बार भी बंद कर दिया था। तो विपक्ष वाले नो अल्लाह मचा रहे थे, मतलब कांग्रेस वाले ने कह रहे थे नेताओं को ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कैसे किया जा सकता। तब मुझे लगा यार कांग्रेस वालों अपनी हिस्ट्री तो पढ़ो कम से कम। नेहरू जी ने तो शेख अब्दुल्ला को ठेठ नीचे टिकाया था। बीजेपी वाले तो बोले हैं इनसे तो कुछ होता ही नहीं है, वहीं के वहीं कश्मीर में बंद कर लिया। पांडिचेरी तिरुवनंतपुरम में टिकाना चाहिए, बुद्धि नहीं आ जाए इनके। तो अलगाववादी बातें, सेपरेशन वाली बातें करने वाला कोई बचे ही नहीं। तब कई बार लगता है यार राज करना कांग्रेस को ही आता है, उनको एकदम नब्ज पकड़नी आती है ढंग से, किसका क्या इलाज करना है। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला का बाद में तो ढंग से इलाज कर दिया था। पर याद रखना शेख अब्दुल्ला अपने इस अधिवेशन के अंदर भाग लेने के लिए आए थे, याद रहना ये बात। यहाँ नेहरू जी गए थे, नेहरू जी यहाँ से चंदा लेके गए 25,000 रुपए। नेहरू जी ये चंदा सब जगह से ले गए थे, अपने जोधपुर वाले राजा से चंदा ले गए थे, यहाँ वाले राजा से भी चंदा ले गए थे। फाइनली ये जब गतिविधियां बढ़ी, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद आदि शुरू हुई, प्रजामंडल वाली गतिविधियां बढ़ रही है, तो मेवाड़ वालों का ठीक है यार संविधान बनाते हैं। ठाकुर गोपाल सिंह जी थे और उनकी अध्यक्षता में एक विधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। देख लो नाम, विधान मतलब कानून, निर्मात्री बनाने वाली समिति, कानून बनाने वाली एक समिति, कानून बनाएंगे। प्रजामंडलों की यही तो मांग हुआ करती थी कि यार कोई कानून को संविधान तो यार, राजा अपनी मर्जी से राज करता रहता, नहीं ऐसे नहीं पार पड़ेगी यार, कुछ ना कुछ तो ठोस किया जाए। तो एक विधान निर्मात्री सभा बना दी गई और 11 सदस्य थे जिनमें प्रजामंडल वालों के 5 ले लिए। राजा ने कहा 6 मेरे और 5 प्रजामंडल वालों के एक कानून निर्माण की समिति बना दी जाए। इस समिति ने कहा कि संविधान सभा की स्थापना की सिफारिश की, भाई संविधान सभा बनाई जाए और संविधान सभा बैठ के बाद में संविधान बनाएगी अपने। पर सरकार ने कहा अच्छा अब तुम सभा बनाओगे और सभा बना के बाद में और करोगे, हम बना लेंगे संविधान हमें सब पता है कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते। पर उन्होंने कहा कि ठीक है संविधान सभा तो बनेगी, नहीं बनेगी तब की तब देखेंगे, मंत्री वगैरह तुम्हारे बनाने शुरू कर देते हैं। कार्यकारी परिषद में 2 लड़के लिए गए, एक तो मोहनलाल सुखाड़िया को लिया गया और एक हीरालाल कोठारी को लिया गया। इस लड़के का नाम भी याद रहे, मोहनलाल सुखाड़िया, यंग ब्लड एकदम, 30 साल का लड़का मेवाड़ की कार्यकारी परिषद का सदस्य बन रहा है। यही लड़का कालांतर में 38 साल की उम्र में राजस्थान का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनता है, जो लगातार 17 वर्षों तक आगे मुख्यमंत्री रहता है। आप पढ़ते हो कि राजस्थान का प्रथम युवा मुख्यमंत्री या सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन था? तो मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन था? तो मोहनलाल सुखाड़िया।
आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको कहा जाए तो मोहनलाल सुखाड़िया। तो 38 साल की उम्र में तो 1954 में राजस्थान के सीएम बन गए थे। 1946 में, उससे पहले मेवाड़ के अंदर भी मंत्री बन रहे हैं वो, कार्यकारी परिषद के सदस्य, पर कार्यकारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आज के जिनको मंत्री कहते उस टाइप के सदस्य हुआ करते थे लोग। 46 में तो मतलब 8 साल पहले, तो 30 साल की उम्र में यहाँ पर बन रहे थे। और सुखाड़िया जी तो मुझे वैसे ही लगता है कि यार उस टाइम क्रांतिकारी आदमी था ये आदमी, कि मंत्री ये तो है ही कि युवा जोश रहा होगा और इसलिए मौके मिले होंगे ये सब। उस टाइम में इंदुबाला ग्रासिया के साथ इंटरकास्ट लव मैरिज की थी। पहली बात तो लोग लव मैरिज का भी घर पे कर देना कि लव मैरिज करेंगे, तो अभी तक ही घर वाले हैं वो ऊपर से चमड़ी सूंघ ले, उसमें भी कदे इंटरकास्ट करेंगे तो बम फूट जाए। आप देखोगे आजादी वाले दिनों के अंदर, उससे भी पहले उदयपुर का एक लड़का मोहनलाल सुखाड़िया इंदुबाला ग्रासिया के साथ में अंतरजातीय प्रेम विवाह करता है। तो कई लोगों के वो पूत के पग पालने में दिखते हैं, वो वाली सी बात रहती है। तो सुखाड़िया जी वो चीज है। और सुखाड़िया जी को तो बाकायदा यहाँ पे उदयपुर के अंदर एक मेवाड़ हरिजन संघ बनाया गया था, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ बनाया गया था। इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं को दी गई थी, ये काम भी आपकी थी। दो चीजें, हरिजनों वाली जिम्मेदारी दी गई थी सुखाड़िया जी को, और ये आदिवासियों वाली जिम्मेदारी दी गई थी बलवंत सिंह मेहता को। इन दिनों में ये घटनाएं भी हुई थी यहाँ पे। आदिवासियों के कल्याण के लिए तो काम कौन करेगा, तो कहा मेहता जी करो भाई, बलवंत सिंह मेहता। हरिजनों के लिए काम कौन करेंगे, तो सुखाड़िया जी कहा भाई आप करो ये काम। तो सुखाड़िया जी कर रहे थे, तो ये बात भी याद रहे। फिर ये नॉर्मल सी बातें आप याद रख लेना। 3 मार्च 1947 को मेवाड़ के संविधान की घोषणा कर दी गई। मेवाड़ वालों का हम बना देंगे संविधान की घोषणा कर दी, जिसमें कहा कि 46 सदस्यों की एक धारा सभा होगी। वही जैसे आपने आजकल संसद होती है, उन्होंने धारा सभा बना ली। पर इसमें भी कार्यपालिका को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ ली तो आप पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है, या एग्जीक्यूटिव जो होती है, वो लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, कि मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं किया गया था, प्रजामंडल वालों का फिर मतलब ही क्या। फिर इसके अंदर ये 46 सदस्य बैठ के कौन सी तंबाकू कूटेंगे, जब मंत्री है वो इसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता अपने आप में। तो इन्होंने फिर इस संविधान को स्वीकार कर दिया। वापस थोड़े बहुत चेंज किए गए, राघवाचारी को हटाया गया। ये संविधान वगैरह राघवाचारी बना रहे थे, राघवाचारी को हटा के मनोहर सिंह बेदला को प्रधानमंत्री बनाया, और के.एम. मुंशी, याद रखना, देखो बड़े नेता रहे, के.एम. मुंशी को इसका लीगल एडवाइजर बना दिया गया। सब अब के.एम. मुंशी बताएंगे कैसा संविधान बनाना है, कैसा संविधान नहीं बनाना है। दीवान थे एस.बी. रामामूर्ति। एस.बी. रामामूर्ति की सलाह पर मोहन सिंह मेहता ने, अच्छा हाँ, वो पहले मैं एक बात और बताऊं, के.एम. मुंशी ने संविधान बनाया। के.एम. मुंशी ने संविधान बनाया तो इसको भी वर्मा जी ने रिजेक्ट कर दिया। वर्मा जी का तो फेमस सा डायलॉग है कि राघवाचारी ने पहले 2 संविधान बनाए थे, एक फेंका था रद्दी की टोकरी में, एक फेंका था पिछोला झील में। अब मुंशी जी एक संविधान और लेके, अब इसको कहां फेंके। मुंशी जी को लगा यार ये तो फेंकने वेंकने की बात और करते हैं, तो मुंशी जी तो छोड़ ही गए थे बाद में, बढ़ने दो रे, अपने नहीं करना यहाँ पे काम। पर याद रखना कि के.एम. मुंशी ने राजस्थान की कौन सी रियासत का संविधान तैयार किया था, तो मेवाड़ का संविधान तैयार किया था। बाद में फिर साउथ इंडियन रामामूर्ति यहाँ का दीवान बन गया था, और रामामूर्ति के कहने पे मोहन सिंह मेहता जो थे, उन्होंने मुंशी वाले संविधान में थोड़ा संशोधन किया, और प्रजामंडल इसको स्वीकार कर लेता है और निर्वाचन में भाग भी लेता है। प्रजामंडल अच्छी खासी सीटें भी जीतता है यहाँ पे। तो मैं 1-2 बातें इससे पहले कि मैं और बताऊं कि प्रजामंडल ने, चलो इसके बाद बता दूंगा, कोई नहीं, ये पहले एक और कर ले। मेवाड़ प्रजामंडल के उदयपुर के अलावा भी 2 केंद्र और थे। एक केंद्र था भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के नेता रमेश चंद्र व्यास, मैं बातें बता चुका हूं आपको रमेश चंद्र व्यास की। एक केंद्र हुआ करता था नाथद्वारा, और नाथद्वारा में 2 नेता, नरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर नारायण दास, ये मुख्य नेता हुआ करते थे। तो कोई पूछ लेगी मेवाड़ प्रजामंडल का मुख्य केंद्र उदयपुर था, इसके अलावा और कौन कौन से केंद्र थे, तो भीलवाड़ा और नाथद्वारा भी थे। रमेश चंद्र व्यास की मैंने कई बातें बताई। मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही थे। 4 अप्रैल 1935 को जो आपके ये कांड हुआ था, कौन सा, उदयपुर वाला डोगरा का, सॉरी अजमेर वाला डोगरा कांड हुआ था, उसमें ज्वाला प्रसाद शर्मा के साथ में थे। तो 1-2 बातें ये और याद रख लेना। और इधर नाथद्वारा में कौन कौन थे, तो नाथद्वारा में एक तो नरेंद्र पाल सिंह थे और एक नारायण दास थे। अब मैं 1-2 बातें वैसे मैं बताऊं, देखो उदयपुर में एक
बाद में वैसे तो हम पढ़ेंगे कि 18 अप्रैल 1948 को जो उदयपुर था वो अपने संयुक्त राजस्थान के अंदर शामिल हो जाता है। इसकी कई घटनाएं हम एकीकरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, पर इससे पहले जब उदयपुर शामिल हुआ था, इससे पहले की एक घटना है 5 अप्रैल 1948 को, जब यहाँ उदयपुर के अंदर सरकार बनाने के लिए नशे आंदोलन चल रहे थे, तो फायरिंग में यहाँ पे 2 लड़के शहीद हुए थे। एक का नाम था शांतिलाल और एक का नाम था आनंदीलाल। सिंपल सी कोई बात आपसे पूछ लेगा कि शांतिलाल और आनंदीलाल कहां पर शहीद हुए थे, तो शांतिलाल और आनंदीलाल नाम के 2 बंदे थे। ये दोनों 5 अप्रैल 1948 को उदयपुर में फायरिंग में शहीद हो गए थे। तो इन दोनों लड़कों के नाम याद रखना भाई। और इस घटना ने बहुत ज्यादा असर डाला था, और बाद में राणा जी ने 18 अप्रैल को तो विलय कर लिया था। 18 अप्रैल को तो उधर संयुक्त राजस्थान के अंदर ही मिल गए थे वो लोग। ये बातें और पढ़ लेंगे, पर शांतिलाल आनंदीलाल याद रहे। मैं थोड़ी सी बातें और बताऊं। देखो, हम बलवंत सिंह मेहता के बारे में पढ़ रहे थे। इन बलवंत सिंह मेहता ने एक संगठन बनाया था, प्रताप सभा। प्रताप सभा नाम का एक संगठन बनाया था। इस प्रताप सभा ने 2 काम करने शुरू किए थे। एक तो महाराणा प्रताप की जयंती मनानी शुरू की थी बलवंत सिंह मेहता ने प्रताप सभा के माध्यम से, और एक हल्दी घाटी में मेला लगाना शुरू किया था। दो चीजें याद रखना कि भाई, एक तो प्रताप सभा बनाई थी, और प्रताप सभा ने एक तो आपके हल्दी घाटी में मेला लगाना शुरू किया था, और एक प्रताप जयंती मनानी शुरू की थी। ये बनाई गई थी 1915 में। ऐसे ही बलवंत सिंह जी ने 1943 में एक संगठन और बनाया था, वनवासी आश्रम। वनवासी आश्रम नाम का एक संगठन बनाया था। फिर बलवंत सिंह जी के बारे में एक बात हम और जानते हैं, बलवंत सिंह जी अपने संविधान सभा के सदस्य थे, और हम तो कहते हैं कि संविधान सभा में जब साइन किए गए थे, तो सबसे पहले साइन करने वाले अपने राजस्थान वालों में कोई बंदे थे तो बलवंत सिंह मेहता थे, जो सबसे पहले वहां पर साइन करते हैं। तो ये बात भी याद रहे, संविधान सभा वाली बात याद रहे। 2 संगठन याद रखना। प्रताप सभा 1915 में इन्होंने प्रताप जयंती हल्दी घाटी मेला लगाना शुरू किया। 1943 में वनवासी आश्रम की स्थापना की थी। और नारायण देव वर्मा पढ़ रहे थे। नारायण देव वर्मा जो थे, इन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में एक महिला आश्रम की स्थापना की थी। यह भी याद रहे। नारायण देव वर्मा 1970 से 76 के बीच राज्यसभा की सदस्य रही थी। यह भी याद रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी एग्जाम के अंदर। तो ये तमाम बातें याद रखना कि नारायण देव वर्मा ने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी, और 1970 से 76 के बीच राज्यसभा की सदस्य रही थी। एक और बताऊं मैं, जब ये महिला वाली बात आई तो मेरे और याद आई, एक नेता और थे उदयपुर में, शांता देवी त्रिवेदी। और इन शांता देवी त्रिवेदी ने आजादी वाले साल में, अपने 1947 में, एक संगठन बनाया था, राजस्थान महिला परिषद। तो इनका भी याद रखना। और मुझे याद है, ये तो कोई नहीं पूछे आपसे राजस्थान महिला परिषद तो शांता देवी त्रिवेदी का, पर आरपीसी का एक सवाल पूछा हुआ। इनका एक स्टेटमेंट है कि आर्थिक मजबूती के बिना, कि जब तक आप इकोनॉमिकली किसी को स्ट्रांग नहीं करोगे, आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम भले ही दे दो, तब तक उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। सबसे पहले अमीर गरीब के बीच की जो खाई है उसको पाटना पड़ेगा। राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ये जो स्टेटमेंट है, ये पूछा हुआ है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया हुआ है। याद रहे, शांता देवी त्रिवेदी का कौन से प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी, तो मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। याद रखना कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ये किसने कहा था, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो शांता देवी त्रिवेदी। 1947 में इन्होंने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। ये कुछ बातें हैं जो मेवाड़ प्रजामंडल की थी। प्लीज, मैंने इसलिए थोड़ा धीरे धीरे से पढ़ाया आपको, मेरी तरफ से धीरे पढ़ाया था, हो सकता है आपको अभी ये भी तेज लग जाए, पर ये सारी बातें याद रखना। क्योंकि आज तो मैंने जितनी स्लाइड लिखी होगी, इनमें कोई एक आधी स्लाइड की विधान निर्मात्री सभा वाली, ये जो बातें थी लास्ट वाली, ये जरूर नहीं पूछी हुई। ये बातों की कंटिन्यूटी के लिए मैंने आपको बताई आगे, और के मुंशी वाली चीजें मुझे लगी कि यार पूछी जा सकती, इसलिए मैं बता रहा था। बाकी तमाम चीजें आरपीसी की किसी ना किसी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछी हुई है। 2-3 बातें तो अपने आरएस वाले एग्जामों में भी पूछी हुई होगी, तो आप भाई सारी याद रखें।